गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। मैं जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, देखिए आप जानते हैं कि जो कंपटीशन का पार्ट होता है, आईआईटी या नीट की जो तैयारी होती है, इस केस में ये बहुत जरूरी होता है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें। जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो आज हम 11th क्लास का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, इसके फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक का मतलब होता है जिसमें हम ये समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, जो इससे रिलेटेड कंपाउंड्स के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। आज हम उनका डिस्कशन करेंगे और जो हमारे आने वाले टॉपिक्स होंगे उसमें हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वीएसई पीआर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ मेटालिक बॉन्ड, जो इस टाइप के टॉपिक्स बनेंगे, डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो इस तरह के टॉपिक्स बनेंगे, हम उनका भी डिस्कशन और उनके ऊपर भी जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, हम उन पर एक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो इसमें किस मॉलिक्यूल के अंदर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने को आइडिया है कि जो हमारे पास में बॉन्ड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हमें ये पता करना है इन एबीसी में से, एबीसीडी में से चारों ऑप्शन में से कोई सा एक सही ऑप्शन यहां पर ढूंढना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए हैं और आप ये बता सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल इनमें से कौन सा बॉन्ड होगा। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे एज ए स्टूडेंट, जब आप चीजों को कंसिडर करेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा, आराम से चीजें हो जाएंगी। तो देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझे और पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। और मैंने यहाँ पर चार मॉलिक्यूल दिए हैं, NCl3, RbCl, BeCl2 और BCl। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल नॉन डायरेक्शनल है और कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस में आप लोगों को क्या करना होता है। इस केस में आपको बेटा ये करना होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, जब आयंस बॉन्ड बनाते हैं, जो आयनिक अट्रैक्शन होता है, तो आयनिक बॉन्ड ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल होता है। तो दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हम कहते हैं कि वो नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कभी हमारे पास में कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इन जनरल वो डायरेक्शनल होता है। अब आप में से ये कह सकते हैं कि सर आपने इन जनरल क्यों बोल दिया। एक्चुअल में जो हमारे पास कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो इन जनरल डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स की हेल्प से बनता है। मान लीजिए जो बॉन्ड है वो px से बना, या बेटा वो py से बना, या फिर बेटा वो pz से बना, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ऑर्बिटल है हमारे पास में, कोई इस तरह का ऑर्बिटल हमारे पास में है जिसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो अगर कोई इस टाइप का ऑर्बिटल हमारे पास में है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उस टाइम पर आप क्या सोचेंगे, उस टाइम पर वो जो बॉन्ड बनेगा वो किसी भी डायरेक्शन से बन सकता है, तो वो तो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 1s या 2s या 3s,
अगर किसी भी s सबसेल से या s ऑर्बिटल से अगर बॉन्ड बनता है तो जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है। तो चूंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है उससे बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन से बन सकता है। लेकिन याद रखिए कि जो p ऑर्बिटल है या जो d ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब जैसे px है तो वह x एक्सिस पर होगा, py है तो y एक्सिस पे होगा, pz है तो वो z एक्सिस पे होगा। ऐसे ही d भी हमारे पास में 5 टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही f भी हमारे पास में 7 टाइप्स के होते हैं। तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास में डायरेक्शनल टाइप का बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये पूछा था कि इनमें कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि नॉन डायरेक्शनल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को कैसे सोचना है? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सोचना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है कि आप ये चेक कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कोवलेंट है। अगर वहां पर कोवलेंट कंपाउंड दिया गया है, अगर वहां पर कोवलेंट कंपाउंड दिया गया है तो उसके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर वहां पर आयनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। यानी कि इस केस में आपको सिर्फ ये आइडिया लगाना था कि कौन सा इसमें आयनिक कंपाउंड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का पता लगाना आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर शायद मुश्किल नहीं है बेटा। तो देखिए, अगर हम देखें तो जो NCl3 है ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो NCl3 एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए इस केस में डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। सेम उसी तरह से अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि देखिए इस बात का भी आप पता लगा सकते हैं कि कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। तो इसके लिए भी जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक रूल होता है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक रूल ये होता है कि जब हमारे पास में जो बॉन्ड बन रहा हो वो नॉन मेटल्स के बीच में हो तो इन जनरल वो कोवलेंट होता है। तो देखिए जरा मेरी बात को समझेंगे बेटा, तो मैंने यहां पर ये कहा है कि अगर हमारे पास में नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो इन जनरल वो कैसा होता है? कोवलेंट होता है। लेकिन अगर मेटल और नॉन मेटल या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो Rb है वो एक एल्कली मेटल्स है। तो चूंकि Rb एक एल्कली मेटल्स है तो इस केस में, और जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो Rb हमारे पास में हुआ मेटालिक एलिमेंट और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हमारे पास में क्लोरीन है वो हो गया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस केस में जो B होगा, जो ये वाला बॉन्ड बनेगा हमारे पास में, वो बॉन्ड कैसा होगा? वो बॉन्ड होगा हमारे पास में इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी कि वो बॉन्ड होगा हमारे पास में कैसा? आयनिक बॉन्ड होगा। और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि आयंस एक दूसरे को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। आयंस में ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो इस डायरेक्शन से आयन अट्रैक्ट करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब ये निकला कि इस केस में जो RbCl है, जो RbCl है हमारा, दैट विल बी द आयनिक कंपाउंड, और इस केस में ही जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा नॉन डायरेक्शनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस केस में क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आराम से आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जैसे ये है यहाँ पर तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर बन जाएगा Rb प्लस और यहाँ पर बन जाएगा Cl माइनस, और दोनों के बीच में यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन का ही नाम आपने वहां पर रखा है आयनिक अट्रैक्शन। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस केस में हमारे पास में जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवलेंट। तो इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें हमारे पास में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन की हम बात करेंगे, थोड़ा केयरफुली आप लोग समझेंगे। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से बेटा देखो क्या है क्वेश्चन। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। वो कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। यानी कि इस बार आपसे ये पूछा गया है कि जो ये 4 कंपाउंड हैं, इन 4 कंपाउंड में से हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी। आपको ये बताना है कि लैटिस एंथैल्पी इन 4 मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी।
तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर ये पढ़ेंगे कि लैटिस एंथैल्पी का मीनिंग क्या है। उसके बाद में फिर हम हिसाब लगाएंगे कि इन 4 मॉलिक्यूल में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले हमें यहां पर यह समझना है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, और उसके बाद में फिर हम अपना हिसाब लगाएंगे। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात जरूर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ये बात समझने की है। तो एक बार पहले हम लैटिस एंथैल्पी को समझ लेते हैं। देखो बेटा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है एकदम। देखो होगा क्या कि जैसे मान लिया आपने यहां पर सोडियम को लिया, सपोज दैट, तो सोडियम हमारे पास गैसेस स्टेट में है, और गैसेस स्टेट से जो ये सोडियम है, ये सोडियम गैसेस स्टेट में ही कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन के सेपरेट होने के बाद जो Na प्लस यहां पर बना, एक दूसरी बात हमारे पास में, मान लीजिए यहां पर था Cl, यहां पर हमने लिया Cl, गैसेस स्टेट में था, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये Cl माइनस गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो होगा क्या कि जो हमारे पास में कैटायन बनेगा वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बनेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तब हमारे पास में कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के तब एनायन बनेगा। लेकिन कैटायन और एनायन के बनने के बाद, देखिए मैंने क्या बोला है, कैटायन एंड एनायन के बनने के बाद जो हमारे पास में ये Na प्लस है गैसेस फेज में, और जो Cl माइनस है गैसेस फेज में, ये दोनों ज्वाइन करके यहां पर बना लेंगे Na प्लस और Cl माइनस। अब ये सॉलिड फेज में बनेगा। तो देखिए बेटा हुआ क्या है इस केस में, देखो ये आयन मैंने गैसेस फेज में मान लिया, ये जो Cl माइनस है ये भी मैंने गैसेस स्टेट में मान लिया। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और उस अट्रैक्शन की वजह से अब ये सॉलिड सब्सटेंस बन चुका है। लेकिन चूंकि जो सॉलिड सब्सटेंस बना है वो अट्रैक्शन की वजह से बना है, कैटायन और एनायन के बीच में यहां पर एक अट्रैक्शन है। तो इस केस में क्या होगा कि हीट रिलीज हो जाएगी, इसलिए डेल्टा H नेगेटिव में होगा, यहां पर डेल्टा H नेगेटिव में होगा। जो हीट यहां पर रिलीज होती है, जो हीट यहां पर रिलीज होती है, उसी को ही कहा जाता है बेटा लैटिस एंथैल्पी, उसी का ही नाम होता है लैटिस एंथैल्पी। तो मतलब कैटायन और एनायन को मिलाकर के जो भी हीट यहां पर रिलीज होती है उसको कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर मैं इसको लिख ही देता हूं, लैटिस एंथैल्पी मैंने लिख दिया इसको, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखो बेटा मेरी बात सुनना, थोड़ा सा केयरफुली सुनना, ध्यान से समझना। अगर मान लो इन दोनों को मिलाने पर ज्यादा हीट रिलीज हुई, तो मतलब कैटायन और एनायन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है। अगर ज्यादा हीट रिलीज हुई तो मतलब कैटायन और एनायन का अट्रैक्शन ज्यादा है, और कम हीट रिलीज हुई तो कैटायन और एनायन का अट्रैक्शन कम है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक्चुअल में कैटायन और एनायन का अट्रैक्शन आप किसी से कर रहे हो, लैटिस एंथैल्पी से। तो एक तरह से जिन कैटायन और एनायन में, जौन से भी कैटायन और एनायन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उसी की ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाफट कर ले जाएंगे, और ये बहुत पूछे जाते हैं। और ट्रिक क्या है, सीधे सीधे है, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। बस ट्रिक ये है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि लैटिस एंथैल्पी कंपेयर करो, तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि लैटिस एंथैल्पी को या लैटिस एनर्जी को कंपेयर करिए, तो अगर आप लैटिस एंथैल्पी को या लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आपको कैटायन एंड एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना होगा। और उसको देखने का तरीका होता है, वो होता है बेटा Q1 Q2 अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसका स्क्वायर। आप समझ गए होंगे
कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन और एनायन के कितने कितने चार्ज हैं वो यहाँ पर रखूंगा, और कैटायन एंड एनायन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कैटायन एंड एनायन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मैंने यहां पर रख दिया। तो मतलब ये निकला कुल मिलाकर के कि लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए आपको तो ये करना है। अब ये करना है तो फिर क्या होगा इसमें, आप ये चेक कर लो कि जो कैटायन और एनायन है अगर उन पर ज्यादा चार्ज हुआ, कैटायन और एनायन का अगर ज्यादा चार्ज हुआ तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, या फिर इनका साइज जितना छोटा हुआ उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर करने के लिए आपको एक तो कैटायन और एनायन के चार्ज देखने हैं, और एक आपको क्या देखना है, कैटायन और एनायन के चार्ज के साथ साथ कैटायन और एनायन के साइज देखने हैं। छोटा साइज ज्यादा लैटिस एनर्जी, ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी, बस ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को अप्लाई करिए और तुरंत आपका क्वेश्चन सोल्व होकर के आ गया। और बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं कई बार। तो चलिए अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया था उसका क्या आंसर बनना चाहिए इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर आप इसको अप्लाई करें, देखिए इसमें क्या है, लिथियम फ्लोराइड में है बेटा, देखो +1 -1, तो चार्ज 1 और 1 है। लिथियम क्लोराइड में देखिए, तो देखिए यहां पर भी हमारे पास में चार्ज यहां पर है +1 और -1, चार्ज यहां पर भी 1 1 है। सोडियम क्लोराइड में देखिए चार्ज हमारे पास में क्या आएगा, +1 एंड -1, चार्ज यहां पर भी इतना ही है। अब देखिए एक बार MgO में चार्ज पे देखिए, तो यहां पर हमारे पास में होगा 2+ और यहां पर होगा 2-, यहां पर तो चार्ज दोनों का ही डबल हो गया। कैटायन का भी चार्ज डबल है और एनायन का भी चार्ज डबल है। अब मेरे से आप कहेंगे कि सर ये तो बात सही है कि आपने यहां पर चार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, आपने चार्ज को का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दिया, लेकिन साइज, तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। आप देखिए जो डिफरेंट कैटायन होंगे या जो डिफरेंट एनायन होंगे उसमें चार्ज में ज्यादा अंतर आता है। क्यों, देखिए चार्ज +1 से 2 डबल, चार्ज -1 से 2- डबल, मतलब चार्ज ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, डबल हो जाता है, सीधा ट्रिपल हो जाएगा। देखिए देखिए साइज ऐसे वेरी नहीं करता कि एक आयन दूसरे आयन से सीधा डबल हो जाए, हो सकता है लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइज में जो वेरिएशन होता है वो बेटा कम होता है, और चार्ज में जो वेरिएशन होता है वो बेटा ज्यादा होता है। तो चार्ज का वेरिएशन ज्यादा होगा, तो इसलिए इन जनरल ये कॉन्सेप्ट होगा कि जहां पर चार्ज ज्यादा दिखाए गए हो वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ये इन जनरल होगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेरे आने वाले जो लेक्चर होंगे, जो आने वाली प्रैक्टिस होगी, उसमें मैं आपको इस नियम को वायलेट भी करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी और वहां प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अभी हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस, और ये बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस केस में इन पे सब तक +1 -1 है, यहाँ पर भी +1 -1 है, लेकिन इस वाले केस में +2 -2 है, इसी की ही लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हमारे पास है दैट इज डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट इज डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना सीखा। लैटिस एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में आपको ये चेक करना होगा कि चार्ज के ज्यादा होने पर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ कैटायन और एनायन का साइज छोटा होने पर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसको करने के बाद, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है
वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोचा जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है, द बॉन्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स कैन नॉट बी आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। तो ये सोचना है हमें कि इसमें से कौन सा बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर एटम्स हमारे पास में सिमिलर हैं तो एक से ही एटम है, तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्कशन यहां पर चल रहा है। तो देखिए, अगर हमारे पास में सिमिलर टाइप के एटम्स हैं तो उस केस में क्या क्या हो सकता है उसको देखिए बता दूं। यहां पर कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं तो मैं बना के ही दिखा देता हूं, और उसके बाद में आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से स्टूडेंट आसानी से समझ लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां पर। देखो बेटा, अगर मान लीजिए मेरे पास में यहां पर हो जाए I3-, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मेरे पास में है, मान लो I3-। तो I3- में क्या होगा, I3- में ये होगा कि यहां पर आयोडीन है, और ये आयोडीन का मैंने एक और मॉलिक्यूल यहां पर कंसीडर किया, और यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है एक I-। मैंने इसको कंसीडर कर लिया। तो जरा देखिए इस केस में क्या बनेगा। देखो बेटा, इस केस में I3- मुझे बनाना है, तो यहां पर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, यहां पर तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पर हमारे पास में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मुझे दो बातें समझानी थी कि सिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, और मुझे यह भी बताना था कि सिमिलर एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये, तो इसके ऑप्शन से बाहर हुए, ये तो ऑप्शन से बाहर है। इन दोनों केस में तो सिमिलर एटम्स का की कंडीशन हो सकती है, और मैंने एक ही एग्जांपल में ये बात ले ली। लेकिन अब हम देखते हैं मेटालिक बॉन्ड। देखो बेटा, आप समझिए, जितनी भी मेटल्स हैं उन सभी में, जितनी भी प्योर मेटल्स हैं उन सभी में सिमिलर एटम्स के बीच में तो बॉन्ड होता है। मान लीजिए आपके पास में आयरन है, तो क्या होगा आयरन में, जितने भी आयरन के एटम्स हैं उन सभी के बीच में मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है। मान लो आपके पास में कॉपर है, तो जितने भी कॉपर के एटम्स हैं उन सभी में मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है। तो मतलब ये निकला कि कुल मिलाकर के आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड इस केस में तो आ रहा है, इसमें सिमिलर एटम्स का केस बन रहा है। तो हमारे पास एक ही कहानी बची, और वो है आयनिक बॉन्ड। देखिए, एक सीधी सी बात है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है बेटा। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है। अब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगी वो कैटायन बना लेगी, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेगी वो एनायन बना लेगी। तो इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो सिमिलर एटम तो नहीं हो सकता ना, डिफरेंट एटम होंगे ना, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि आयनिक बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं बन सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास में आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं बन सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक वे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो उसका क्या जवाब आपको देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब हम यहां पर एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, उसको भी समझेंगे कि उस केस में क्या होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि रेगुलर बेस पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैं उनका डिस्कशन यहां पर करा रहा हूं, और प्रॉपर्ली आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड। आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि आयनिक बॉन्ड भी हो, जिसके अंदर इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, इनमें से कौन सा कंपाउंड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल का पता करना जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी हो
और आयनिक बॉन्ड भी हो, ऐसे मॉलिक्यूल का पता करना। दोनों बॉन्ड होने चाहिए, आयनिक भी और कोवलेंट भी। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें सोचना होगा बस। अगर हम इसको प्रॉपर्ली सोच लेते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम लगातार क्वेश्चंस पर मेन फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो कंपटीशन के अंदर तो क्वेश्चंस को ही आना है, तो इसलिए क्वेश्चंस पर डिस्कशन प्रॉपर होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस को हमें लगातार समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए तो एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब हमारे पास में आएगा। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर जो ये 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इन चारों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनानी होगी। इन चारों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पर हमें ध्यान देना होगा। अगर मैं यहाँ पर ए पार्ट की बात करता हूं, देखिए ए पार्ट में क्या कहा गया है, C2H4Cl2, C2H4Cl2। तो देखिए बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होगी H C, यहां पर हमारे पास में H, और उसके बाद में यहां पर Cl, यहां पर C, यहां पर Cl, यहां पर हमारे पास में H और यहां पर H। तो ये मैंने बनाया C2H4Cl2। एक तो ये हो सकता है, इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी है, इसी मॉलिक्यूल में एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी है और एक और है। तो और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको मैं लिख देता हूं, वो हो सकता है H, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर मेरे पास हो जाएगा C और यहां पर H, और 2 मैंने यहां पर C लगा दिए। तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटी। यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन देखिए, चाहे इन दोनों में से आप किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करें, इन दोनों में से कोई सा भी मॉलिक्यूल आप चेक करें, लेकिन ऑल बॉन्ड्स आर कोवलेंट। जितने भी बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हैं, कोई भी आयनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो ए ऑप्शन हमारे पास था, इस ए ऑप्शन के अंदर ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स, यहां पर ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स, यहां पर केवल कोवलेंट बॉन्ड से ही हमारे पास में प्रेजेंट होंगे, कोई भी आयनिक बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को सभी स्टूडेंट बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, और वो है CH3I। तो अगर हम यहां पर बी की बात करें तो बी में है यहां पर CH3I, इस केस में H, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर I। और यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि केवल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है, ओनली कोवलेंट। तो इस वाले केस में भी हमारा आंसर यही जाएगा, ओनली कोवलेंट। तो इस केस में भी मैं कहूंगा यहां पर ओनली कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने पी भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में अब हम यहां पर देखते हैं सी, कि सी में क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कभी आपको इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाए, जब भी कभी आपको इस टाइप का केस दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर इन्होंने KCl दिया है, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर एक एल्कली मेटल है, यहां पर एल्कली मेटल है। तो जो हमारे पास में एल्कली मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल्स का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जो एल्कली मेटल्स हमारे पास में होती है, इन एल्कली मेटल्स के अंदर बेटा देखो, इसको छोड़ दो, ये तो कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन बचे हुए जो हमारे पास में एलिमेंट है वो यहां पर केवल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये केवल इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, इसीलिए ये केवल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जो लिया गया है वो लिया गया है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम लिया गया है तो पक्की बात है कि इसमें आयनिक बॉन्ड तो बनेगा। तो जो KCl है, जो हमारे पास में KCl है,
KCN में एक तो जाएगा K प्लस और एक जाएगा हमारे पास में CN माइनस। देखिए बेटा बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, अभी इस चैप्टर के एडवांस क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी इंट्रोडक्शन, जो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन होता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, और आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें हम एडवांस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए इस केस में क्या करना है हमें, तो K प्लस और CN माइनस, और जो CN माइनस है इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास, वो स्ट्रक्चर बेटा इस तरह की होगी, यानी कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, आयनिक भी होंगे। तो KCN के अंदर दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस केस में दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया, हालांकि अभी मैंने इसका एक ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं किया है, डी ऑप्शन। आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन अभी मैंने ये वाला ऑप्शन डिस्कस नहीं किया है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं H2O2 की, तो क्या होगा बेटा, यहां पर H, यहां पर हमारे पास O, उसके बाद में यहां पर हमारे पास O, यहां पर H। वैसे ऐसे मैंने इसको बना दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो इन जनरल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे करके बनाते हैं, उसको भी हम लोग आगे चलकर समझेंगे, इसको बताऊंगा मैं आगे, क्योंकि जब सीक्वेंस में टॉपिक आते हुए जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मतलब इसमें भी केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं यहीं पर ही एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल करा देता हूं यहाँ पर, ताकि ये बात और क्लियर हो जाए यहीं पर ही, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है कुछ कुछ इसी से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है वो भी, और वो जो आता है हमारे पास वो है कि जो CuSO4.5H2 जो ये मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बार मैं इसको मल्टीपल करेक्ट दूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं मल्टीपल करेक्ट। मतलब मोर देन वन ऑप्शन यहां पर ठीक हो सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, CuSO4 5H2O के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ए मैं यहां पर लिख रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड, ए है मेरे पास यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड। बी है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सी दैट इज द आयनिक बॉन्ड, एंड डी एक और लिख ही लेते हैं, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने यहां पर ये पूछा है कि अगर हमारे पास में CuSO4 5H2O ये कंपाउंड है, तो बताइए इस केस में इनमें से कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, केवल एक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या आंसर बनेगा, ये हमें यहां पर देखना है। तो देखिए बेटा, अगर इस टाइप का केस आपको दे दिया जाए, इसमें आपको क्या करना होता है उसको हम लोग देख रहे हैं, समझेंगे कि उसको आप लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर पे जाना होगा कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, इसकी स्ट्रक्चर पर हमें जाना है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर ये बनेगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक, और यहां पर आपने 5H2O लगा रखा है। याद रखिए अभी तो मैं इस कंपाउंड को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये आगे जाकर के आएगा और इस कंपाउंड को हम डिटेल में भी समझेंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है
कि हमारे क्वेश्चन का जवाब यहां पर मिल जाएगा। CO2+ और सल्फेट आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर C तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जो हमारे पास में यहां पर ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनमें से 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसकी तरफ को कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है और इस कंडीशन में यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का कुछ अमाउंट यहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से अटैच्ड है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड तो सल्फेट के अंदर और H2O के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है और बार बार आपसे रिपीटेड वे में पूछा जाता है, बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जरा बताइए कि CuSO4.5H2O में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो याद रखिए कि इस केस में कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक और हाइड्रोजन सारे बॉन्ड प्रेजेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है उसके बारे में सोचते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयनिक, कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह का ही एक क्वेश्चन मैंने यहां पर और दिया है और मैंने यहां पर ये कहा है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे कई बार रिपीटेड वे में पूछा जाता है। चलिए मैं एक बार आपको इसके बारे में समझाता हूं कि इस केस में क्या होगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि इस केस में क्या होगा, तो देखिए बेटा एक बार मैं इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बात बताता हूं। यहां पर जैसे CH4 है, तो देखो बेटा CH4 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इसका ए ऑप्शन है उसमें CH4 मीथेन दी गई है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बेटा यहां पर हमारे पास में केवल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। H2O2 दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है बेटा, तो देखिए बी में आप क्या देखेंगे यहां पर H2O2, तो H O, यहां पर O और यहां पर H। अभी मैंने समझाया था और मैंने ये भी कहा था बेटा कि एक्चुअल में ये कैसा होता है, ये होता है हमारे पास थोड़ा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसे होता है। इसमें भी केवल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है। एक बार जो C है, इस C को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मैं एक बार D को बता देता हूं। तो देखिए बेटा D को अगर हम समझें यहां पर D ऑप्शन को, तो जो HCN है, HCN में ये स्ट्रक्चर बनेगी और इसमें भी आप देख सकते हैं कि केवल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे C को, तो C को सबसे पहले तो बात यह है कि NH4+ और Cl-, NH4Cl होता है तो NH4+ और Cl- है। तो NH4+ और Cl- है, तो याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड तो है यहां पर, एक तो यहां पर आयनिक बॉन्ड है और दूसरी बात यहां पर यह भी है, देखिए आगे की कहानी समझिए कि इसमें क्या है, ध्यान से इस पर चलते हैं एक बार। तो अगर मैं NH4+ की बात करूं तो देखिए कैसे बनता है, क्योंकि यही कंफ्यूजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये ऐसे बनता है बेटा, ये यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हमारे पास में एक लोन पेयर है। देखो आप समझ सकते हो बात को, कैसे बता रहा हूं, ऐसे। ठीक है, यहां पर हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर है और यहां पर मेरे पास में एक लोन पेयर है। H+ मतलब प्रोटॉन। तो जो मेरे पास में यहां पर H+ है और यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसकी तरफ को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब ये निकला कि जो NH4+ होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, तो NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। ठीक, तो यहां पर यही पूछा गया था, आयनिक आयनिक बता दिया, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होता है। और देखो बेटा इस केस में यहां पर कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है।
तो कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, जिसमें सारे बॉन्ड हुए। तो देखिए आशीष जी, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में हम लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को तैयार करने के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ। लगातार 3-4 हजार बच्चे हम सिलेक्ट करवा चुके हैं। बहुत बार तो बच्चा ऐसा होता है कि जो यूपीसी की तैयारी करना चाहता है और जब मेरे संपर्क में आता है, तो उस कंडीशन में फिर वो आईआईटी या जो मेन वाले एग्जाम है, उस टाइप के एग्जाम को क्वालिफाई करता है। थोड़ा-सा मेहनत और थोड़ा-सा ट्रैक की जरूरत है। मैंने आज यहाँ पर आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत सारी चीजें समझाई हैं। किसी भी टॉपिक में कहीं पर आपको कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक, तो आपके जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, डाउट्स आपके बता दिए जाएंगे। तो बच्चे मुझे डाउट्स भेजते हैं और उन डाउट्स को मैं लगातार आप लोगों को करा करके आप लोगों को लगातार आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, बढ़िया लगी होंगी और आप लोग मेरे द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, उनको फॉलो करके आईआईटी और नीट या यूपीसी के जो एग्जाम हैं, उनको क्वालिफाई करेंगे। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना डाउट भेजिए और हम उसका जवाब देंगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़िया होने चाहिए और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है बच्चे की क्वेरी का जवाब मिलना। जब तक आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है और जो आप लोगों के अपने डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, वो दूर नहीं होंगे, याद रखिए कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर ये अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को यहाँ पे लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम ऐसे ही आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।